PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, काउंटिंग विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। हमारे सामने कोई भी टास्क है या कोई भी काम करने के हमको तरीके निकालना है, तो हम वहां पे उसके इंटरनल मैकेनिज्म पे न जाते हुए काम करने के तरीके पे फोकस करेंगे कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। हाँ, हमारे माइंड में मैकेनिज्म होना चाहिए, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, बट आपको उसके अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, अब कैसे क्या करना है वो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए एक एग्जांपल आप देखिए कि राम प्रसाद जी है, इनको मैंने 10 करोड़ रुपए दिए और ये निकल पड़े है ना दुबई की ओर। ठीक है, तो अब वहां पे गए, शोरूम पे गए, शोरूम पे इन्हें जाके पहले रोलेक्स की वॉचेस खरीदी, 3 वॉचेस खरीदी, अरमानी के सूट खरीदे, 4 अरमानी के सूट खरीदे, फिर पैदल, मतलब आप समझो कि टैक्सी में जा रहे थे। बाद में इनकी इच्छा हुई कि मेरे पास भी गाड़ी हो, गाड़ी के शोरूम पे गए, एक ऑडी उन्होंने खरीद ली घूमने के लिए और 2 पैक करा ली। ठीक है, और पैक करा के होटल पहुंचे। अब राम प्रसाद जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको कैलकुलेशन नहीं आती है। ठीक है, अब हमको टोटल कॉम्बिनेशन बना के बताना है कि राम प्रसाद जी कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने तरीके से ये वियर कर सकते हैं और ऑडी में घूम के और एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाने का सोचा कि किस तरह से मैं राम प्रसाद जी को बताऊं कि इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप समझना। फिर इसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, है ना। तो आप एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना। वॉच W1, ओके। अब वॉच W1 के साथ अरमानी का सूट A1, A2, A3, A4। अगर राम प्रसाद जी ने W1 वॉच पहनी, पहली वॉच पहनी, उसके साथ सूट के कितने कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ इसमें याद रखना कि शूज वगैरह सब आ गए, है ना, पूरा अरमानी का फुल, है ना, फुल कंप्लीट अब पैकेज है। ठीक है, 10 करोड़ है। तो A1, A2, A3, A4 ये सारे अरमानी के सूट है, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर अब राम प्रसाद जी के पास 3 ऑडी है, अगर घूमने जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑडीज 3, तो इसके साथ ऑडी 1, ऑडी 2, ऑडी 3। फिर A2 के साथ ऑडी 1, ऑडी 2, ऑडी 3। फिर हो सकता है कि उन्होंने W1 पहली वॉच पहनी और अरमानी का सूट नंबर 3 पहना और इसके साथ वॉच के कॉम्बिनेशन, सॉरी ऑडी के कॉम्बिनेशन O1, O2, O3। यहां पे भी O1, O2 और O3। आप सोचिए वॉच, सूट और ऑडी कितने कॉम्बिनेशन है। तो आप देखो W1 A1 O1, W1 A2, W1 A1 O2, W1 A1 O3। इस तरह से आप सोचो W1 A1 O1। घबराना मत, आपको इंटरनल मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, ये तो बस पहली बार देखना है और आखिरी बार देखना है। फील तो आना चाहिए ना कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं वो फीलिंग दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए W1 A1 O2, W1 A1 O2। फिर और क्या आएगा देखिए W1 A1 O3। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब आप देखिए कि ये यहां से कितने कॉम्बिनेशन बने, 3। ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन यहां बनेंगे, ऐसे ही 3 यहां बनेंगे और ऐसे ही 3 यहां बनेंगे। 3 3 3 3 कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यहां से यहां तक 12 कॉम्बिनेशन। अब अगर आपने मेरी बात को फील किया है तो अगेन आप थोड़ा सा मोर फील कीजिए, ज्यादा फील कीजिए कि यहां से वापस कितने बनेंगे, ऐसे के ऐसे 12 कॉम्बिनेशन और बनने वाले हैं। अगर मैं ये ट्री ऐसा के ऐसे ही उठा के कहां लगा दूं, अगर मैं ये ट्री ऐसा के ऐसे ही उठा के कहां लगा दूं, W2 पे अगेन 12 कॉम्बिनेशन। अगर मैं ये ट्री उठा के वापस से कहां लगा दूं, अगर मैं ये ट्री उठा के वापस से कहां लगा दूं, W3 पे अगेन 12 कॉम्बिनेशन। ओके, अगेन 12 कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे राम प्रसाद जी के पास, 12 12 12। तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 12 + 12 + 12 36। क्योंकि आप सोचिए कि होगा क्या,
वॉच 1 के साथ ये 12 कॉम्बिनेशन। अब मेरे को करना क्या है कि वॉच 2 के साथ कितने बनेंगे, तो इस ट्री को उठा के W2 पे चिपका देता हूं। अब वॉच 3 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये ट्री उठा के ऐसा कैसे किस पे चिपका देता हूं, W3 पे। तो टोटल 36 कॉम्बिनेशन। राम प्रसाद जी 36 दिन तक बिना रिपीटेशन के आनंद ले सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया होगा। ओके, अब यहां से आप समझिए कि अगर मैं हर प्रॉब्लम के लिए अगर ये ट्री डायग्राम बनाने बैठूंगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, मतलब बहुत टाइम लगेगा। और हम चाहते हैं, दुनिया में सब हर आदमी यही चाहता है, आप लोग सपने भी देखते हो, मेरे ख्याल से तो यही देखते हो कि फटाफट यार ये 12th का झंझट निपटे और नंबर भी आपने आ जाए, 99 आ जाए। 100 का तो हम सोचते नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं लड़ाते। फिर उसके बाद आप सोचते क्या कहीं IIT मिल जाए, अच्छा कुछ भी नहीं करना पड़े, है कि नहीं? ऐसी फीलिंग हमारे अंदर रहती है और होना भी चाहिए, ठीक है ना? इजी गोइंग रास्ता सबको सोचना चाहिए, बट होता नहीं है, ठीक है? सोच सकते हो, सोचने में कोई पैसे नहीं लगते, आप जो चाहे वो सोचो, ठीक है? बट आप अगर अपनी लाइफ में ऊपर जाना चाहते हो, शॉर्टकट होता ही नहीं है, लॉन्ग कट ही होता है। मेहनत करके बिना आप ऊपर जा ही नहीं सकते, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, ठीक है? कहीं ना कहीं एक फेज लाइफ में ऐसा आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी जो फेज है ना, वो गोल्डन फेज है, कर ली तो निकल गए, ठीक है? चलिए, गोल्डन फेज है, फिर बोल रहा हूं मैं, बहुत टाइम है आपके पास, सब कुछ सोच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल हूं, आप कभी भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो चलिए अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ट्री डायग्राम की मैं बात कर रहा था। ट्री डायग्राम में आप देखिए कि अगर मैं ऐसे ट्री डायग्राम बनाने बैठूंगा तो हर प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला मेरे से बोल भी तो यही रहा है कि अबे क्या करना है, काउंटिंग के तरीके बता दे, हमको कोई मतलब नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ, हमारे माइंड में होना चाहिए। तो ये ट्री डायग्राम बताने के पीछे जो मेरा लॉजिक है वो यही है कि आपके माइंड में ये रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। भले ही आपको बार बार ये बनाना ना हो, लेकिन अगेन आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको ये ट्री डायग्राम बताया है। अब अगर राम प्रसाद जी की आपको मदद करनी है, बहुत इजी तरीका है। 3 रोलेक्स की वॉचेस, अरमानी के सूट 4 और ऑडी 3, एक में बैठ के गए थे, 2 पैक करा के ले गए थे, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप इसके लिए देखिए, कुछ नहीं करना है। 36, 3 × 4 × 3, सीधे आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है। तो टोटल कितना आ गया? 36। अब आपको यही करना है। अब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स में सीधे मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल। बस यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैंने ये बताया। हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे तक्ष जो है, तक्ष मेरे पास आया और मतलब बहुत परेशान था, तो मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और अशर्फियां थी, है ना? हीरे जवाहरात तो आप समझते ही हो, अशर्फियां अगर आप नहीं समझते तो गोल्ड कॉइन, है ना, उसको अशर्फी बोलते हैं अपन। तो हीरे जवाहरात अशर्फियों से भरा हुआ बैग मैंने तक्ष को दे दिया और तक्ष खुश हो गया, ठीक है? अब बात यह है कि उसका मैंने लॉक लगाया हुआ था, वो जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ बैग था उसमें मैंने लॉक लगाया हुआ था, और वो था न्यूमरिक और डिजिट, मतलब अल्फा न्यूमरिक वाला लॉक था। मतलब उसमें लॉक में क्या क्या यूज किया मैंने, कॉम्बिनेशन यूज किया, किसका? डिजिट्स का और अल्फाबेट्स का। अल्फा न्यूमरिक लॉक उसमें लगा था। वो खुशी के मारे बैग ले गया, लेकिन लॉक कोड पूछना भूल गया। अब उसने मेरे से पूछा कि इस सूटकेस का लॉक कोड क्या होगा, इस सूटकेस का लॉक कोड क्या होगा। मैंने इसको बोला कि देख, यहां पे सूटकेस में लॉक कोड में कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, और किस किस के कॉम्बिनेशन? अल्फाबेट्स के और डिजिट्स के। किस तरह से? आप एक बात याद रखना कि अल्फाबेट्स हमारे पास, अब यहां से मैं आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें सिखाता जाऊंगा। जब भी अल्फाबेट्स की बात आएगी, अल्फाबेट्स होते हैं 26, ए से लेके जेड तक, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXY Z, these are 26 alphabets. Okay, so here
1 2 3 1 2 3 4 rings are there. Okay, 2 rings are marked with alphabets from A to Z and 2 rings are marked with the digits 0 to 9. जब भी डिजिट की बात आएगी हमारे पास डिजिट कहां से कहां तक होते हैं? 0 to 9, क्योंकि 0 से लेके 9 तक के डिजिट के कॉम्बिनेशन से बाकी के नंबर बनाए जा सकते हैं। तो डिजिट के नाम पे हमारे पास हमेशा क्या रहेंगे? 0 से लेके 9। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और अल्फाबेट्स के नाम पे हमारे पास ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट्स। सो इन दिस लॉक कोड 4 रिंग्स आर देयर, 2 रिंग्स आर मार्क्ड विथ अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड एंड रिमेनिंग 2 रिंग्स आर मार्क्ड विथ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। नाउ मैंने बोला तक्ष को कि देख ये 4 रिंग है, 2 रिंग में अल्फाबेट्स है और 2 रिंग में डिजिट्स हैं 0 से लेके 9। अब तू यहां पे कॉम्बिनेशन बना और देख ले, जिस कॉम्बिनेशन से खुल जाए उससे खोल ले। अब तक्ष ने क्या किया, उसने देखा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, फिर भी मेरा स्टूडेंट है, हार नहीं मानेगा, ठीक है। तो उसने कोशिश करना शुरू किया। अब कोशिश करना शुरू किया तो उसने देखा कि पहले मैंने बस उसको यही बताया था कि 2 रिंग में डिजिट्स हैं और 2 रिंग में अल्फाबेट्स है। तो उसने रिंग को रोटेट किया, उसने देखा कि पहली रिंग में क्या है? अल्फाबेट्स। पहली रिंग में अल्फाबेट, दूसरी रिंग में फिर से क्या है? अल्फाबेट, है ना। और इसमें क्या है? डिजिट, और इसमें भी क्या है? डिजिट। फर्स्ट और सेकेंड रिंग में अल्फाबेट्स और थर्ड और फोर्थ रिंग में डिजिट। जब भी आपका सूटकेस होता है ना वो लॉक कोड वाला, उसमें रिंग होती है अंदर, आप उसको गोल गोल घुमाते हो तो रिंग में अल्फाबेट्स डिजिट्स आते जाते हैं। अब इसमें हीरे जवाहरात अशरफियां, तो सूटकेस भी स्पेशल टाइप का ही होगा। चलिए, अब तक्ष ने सोचा कि पहले कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि बनेंगे कितने। तो उसने पहले देखा कि यार पहली रिंग में अल्फाबेट है, वो रिंग को घुमा के देखा। दूसरी रिंग में भी अल्फाबेट है, रिंग को घुमा के देखा। तीसरी रिंग में डिजिट्स हैं, रिंग को घुमा के देखा। चौथी रिंग में भी डिजिट्स हैं। और अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहां पे पहली रिंग में टोटल कितने अल्फाबेट, आप समझना प्रॉब्लम को। यहां से मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। एक तो आपने ये सीख लिया कि डिजिट मतलब 0 से लेकर 9, इनके कॉम्बिनेशन से मैं जो चाहे वो नंबर बना सकता हूं। अल्फाबेट्स मतलब A to Z, इससे मैं जो चाहे वर्ड बना सकता हूं। ओके, बस सामने वाले को ये कंडीशन देनी होगी कि अल्फाबेट्स में से मेरे को कितने वर्ड सिलेक्ट करना है। अब वर्ड नहीं, सॉरी, अल्फाबेट्स में से कितने लेटर सिलेक्ट करना है, तो मैं जितने चाहे उतने वर्ड्स बना सकता हूं। हम हर तरह के प्रॉब्लम्स देखेंगे, अभी हम यहीं पे फोकस करते हैं। तो अल्फाबेट्स अपने पास 26 है। अब जब मैंने लॉक कोड बनाया होगा तो मैंने 26 में से कोई भी एक अल्फाबेट लिया होगा। यहां पे भी कितने अल्फाबेट? 26, उसमें से एक अल्फाबेट मैंने यूज किया होगा। यहां पे 0 से लेके 9 10 डिजिट, उसमें से एक डिजिट मैंने यूज किया होगा। और अगेन 0 से लेके 9 10 डिजिट, एक डिजिट मैंने यूज किया होगा। अब जब तक्ष ये कॉम्बिनेशन बनाने बैठा तो पहले उसने सोचा कि यार मैं कैलकुलेशन तो कर लूं कि कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे और ये मेरे लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा कि मैं इतनी बार उसको लॉक को कर करके देख लूं। ठीक है, तो चलिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप इसी तरह से रिलेट कीजिएगा। यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन से हमारा काम कर लिया, क्योंकि मैन्युअली करना, उस प्रॉब्लम को इंटरनली जाके और फिर सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां तो देखो हमने ट्री डायग्राम बना लिया, क्योंकि हमारे पास 3, 4 या 5 इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स थे। अगर यहां पे आपके पास रोलेक्स की वॉच अगर वो 100 लेके आ जाता ना, और अरमानी के सूट 500 ले आता, और कार ले आता 250, 300, तो फिर हमारे लिए ये डायग्राम बनाना मतलब ये समझ लो कि फिजिबल नहीं होता। पॉसिबल तो दुनिया में सब कुछ है। तो इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन से ये सीख लिया कि ऐसे केस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को भी मतलब किससे है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे पहनने के, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि इंटरनली क्या हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास टोटल तरीके निकल के आ गए कि कितने तरीके से वो इन सबको पहन सकता है। तो हमारा काम मल्टीप्लिकेशन से हो गया, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे। हम यहां पे भी सोचते हैं कि जब मैं तक्ष को बोलता हूं कि लॉग कोड के कॉम्बिनेशन, मतलब सामने वाले ने, तक्ष ने ये सोचा कि कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो उसके लिए आप सोचिए कि जैसे यहां रोलेक्स की वॉचेस थी, यहां पे क्या है, आपके पास 26 लेटर्स हैं और 26 में से कोई भी एक आपको यूज करना है। अब आप टोटल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपके पास इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 26 ही हो गए। टोटल तरीके तो 26 ही हो गए ना, उसमें से भले आप एक सिलेक्ट करोगे बट टोटल वेज तो कितने हो गए, 26। जैसा कि यहां पे रोलेक्स की वॉचेस कितनी थी, 3, तो यहां पे इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 26। अगेन यहां पे भी अल्फाबेटिकल रिंग है, जैसे कि यहां क्या था, अरमानी के सूट 4 थे और यहां पे अगेन इस प्लेस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 26। यहां सूट 4 थे और यहां पे अल्फाबेट्स 26 है, तो इनटू कितना हो गया, 26। अब आप देखिए इसमें डिजिट्स 0 से 9, 10 डिजिट्स। यहां पे कार उसके पास 3 थी, यहां उसके पास डिजिट्स कितने हैं, 9, 0 से लेके 10 डिजिट्स हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए, 10। अगेन आप देखिए इसके लिए भी कितने हो गए, 10। तो टोटल कॉम्बिनेशन उसको कितने बनाना पड़ेंगे, 26 इंटू 26 होता है 67600। इतने सारे कॉम्बिनेशन तक्ष को ट्राई करना पड़ेंगे, तब जाके सूटकेस ओपन होगा। तो सूटकेस इतने कॉम्बिनेशन से ओपन होगा, बिल्कुल नहीं, केवल एक कॉम्बिनेशन से ओपन होगा, लेकिन उसको तक्ष को इतने कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेंगे, हो सकता है पहले ही कॉम्बिनेशन से हो जाए। तो टोटल कॉम्बिनेशन इसके इतने बन सकते हैं, इतने लॉक कोड बन सकते हैं, और इनमें से केवल एक से ये खुलेगा, बाकियों से नहीं खुलेगा। ठीक है, एक ही तरीका होगा ना इसमें से कि वो खुल जाए, कि यहां पे ए आया, यहां बी आया, यहां 1 आया, यहां 0 आया। तो ये 67600 में से केवल एक तरीका होगा जो लॉक कोड को खोलेगा, बाकी तरीके से कुछ नहीं होगा। बट हमको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, हमको पीएनसी सीखना है। तो अल्टीमेटली हमको यहां पे एक बात और समझ में आ गई कि हम इंटरनल मैकेनिज्म में नहीं गए और हमने केवल सोचा कि इसके तरीके 26, इसके 26, इसके 10 और इसके 10। तो टोटल वेज हमारे पास आ गए 67600। इतने तरीके से लॉक कोड बना सकते हैं, और जब आपने इनमें से एक यूज किया तो लॉक कोड बन जाएगा बस। तो तक्ष के पास इतने रास्ते होंगे, तो इसने बाद में ये सोचा कि ये सब करने का मतलब नहीं है, इसने मेरे से फोन पे पूछ लिया, मैंने इसको बता दिया और लॉक खुल गया। ठीक है, बट उसके पहले उसने कोशिश पूरी की। तो यहां पे पीएनसी में यही होता है कि आपको नंबर ऑफ वेज निकालना है, इंटरनली क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल है। क्या है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल? इसमें मल्टीप्लाई करके और आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो किसी भी काम को करने के, बिना इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में सोचे। और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे आप सोचिए कि एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं, है ना। डिजिट्स कहां तक के हैं, 0 to 9। 0 से 9 हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इससे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या ना बनाना है, 3 डिजिट नंबर, और उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या है, या रिपीटेशन अभी तो मैं अलाउ कर देता हूं, रिपीटेशन इज अलाउड।
मान लीजिए 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स है, इससे 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक डिजिट को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। तो यहां पे अब आप एक बात और याद रखना कि ऐसे प्रॉब्लम्स में रिपीटेशन अलाउ है या ना है, ये आपको सामने वाला पहले से दे के रखेगा, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम इंटरप्रीट करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे। अब आप देखिए 0 से लेके 9 तक आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं आपके पास, 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? तो आप सोचिए कि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि यहां पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, 3 कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए 0 से लेके 9 हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। इस प्लेस में हम रखेंगे तो 0 को छोड़ के किसी को भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम क्या क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रख दो चलेगा। तो इसके लिए कितने तरीके हो गए? 9। अब देखिए यहां पे अब कुछ भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 10 वेज हो गए। कितने हो गए? 10, क्योंकि 0 मैं यहां नहीं ले सकता, यहां ले सकता हूं, ओके। इसके लिए 10 हो गए। अब बात आती है इस प्लेस की। अगेन रिपीटेशन अलाउड है, मतलब मैं किसी भी डिजिट को कितनी भी बार यूज कर सकता हूं। यहां पे भी 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 0 को यहां नहीं ले सकते, क्योंकि 0 ले लिया तो वो 2 डिजिट हो जाएगा। हमको बनाना है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसके लिए भी कितने वेज हो गए? 10। अब 0 से 9 कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 900 3 डिजिट नंबर बनाने के। अब आप सोचो कि ये तो मैंने आपको मेथड से करके बताया, एक और तरीका होता है, हर इंसान के अंदर एक सेंस और होता है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट, यू ऑल नो अबाउट दैट, दैट इज कॉमन सेंस। एक सेंस सबके अंदर होता है, दैट इज कॉमन सेंस, ओके। चलिए, तो कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो 3 डिजिट नंबर आप ऐसे ही काउंट कर लोगे, पीएनसी की भी जरूरत नहीं है। 3 डिजिट कहां से शुरू होंगे? 100 से, और कहां पे खत्म होंगे? 999 पे। तो 100 से 999 तक काउंट करो, 900 नंबर होंगे, पीएनसी की भी जरूरत नहीं है। अगर सामने वाले ने क्या बोला है? रिपीटेशन अलाउड है, आप जनरली सोच के भी कर सकते हो। तो एक सेंस हमेशा जीवन में यूज करना, कॉमन सेंस, ठीक है। आपको कॉमन सेंस की एक बहुत प्यारी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, बाद में, ठीक है ना, कि कॉमन सेंस क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ध्यान से सुनिएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पहली बात, यहां पे 0 को हमने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, 0 नहीं आ सकता। अब इस प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास तरीके क्या बचे? 1 2 9। कितने डिजिट्स बचे? 9। तो इसको मैं 9 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब यहां जो डिजिट आ गया 1 से 9 में एक डिजिट यहां आ गया, तो अब मेरे पास डिजिट कितने बचे? 8। कितने डिजिट बचे? 8, क्योंकि 1 से 9 में से मैंने एक डिजिट रख दिया। अब जो रख दिया वो परमानेंट हो गया, अब उसको मैं आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए, तो अब आगे यहां से 1 से लेके 9 से मेरे पास 8 डिजिट बचे। फर्स्ट प्लेस पे मैंने 0 नहीं रखा था, तो अब सेकेंड प्लेस के लिए 0 का यूज कर सकता हूं।
और अगर 0 को इंक्लूड कर लूं तो अगेन मेरे पास कितने तरीके हो गए? 9, क्योंकि एक यहां यूज हो गया वो आगे नहीं जाएगा, तो मेरे पास बचे डिजिट 8। फिर जो 0 है वो मैं इंक्लूड कर सकता हूं इस प्लेस के लिए, तो अगेन 8 और एक 0, इसके लिए मेरे पास कितने तरीके हो गए? 9, क्योंकि अब 0 का मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब वो कैसे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहां नहीं रखना है, यहां रख दिया तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 9 में से एक डिजिट यहां यूज हो गया, अब बचे 8, तो इसके लिए कितने तरीके हो गए? 8, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो गया? ओके, एक मिनट, ये आ जाएगा 81 इंटू 8 64, 648 वेज हो गए जिसके थ्रू मैं 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं और रिपीटेशन अलाउड ना हो। और प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं इसके थ्रू हम क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मतलब हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सिंपली मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको इंटरनल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। बट ये जो ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया, यहां से आपके माइंड में हर क्वेश्चन को लेके एक मैकेनिज्म सेट करेगा कि हां ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमको उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी आपको फीलिंग आएगी, तभी आप आगे के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कर पाओगे। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दो बहुत ही प्यारे चैप्टर है 11th और 12th में। 11th में भी प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत छोटा सा है। मैं 12th का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैं जनरली आपको 12th में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। आईआईटी के हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, आप समझ लो कि पीएनसी के आप 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100% चांस है कि हर एग्जाम में आएगा, इतना श्योर है। जेई में तो आप समझ लो कि 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, 3 से 4 हर पेपर में, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। और बिल्कुल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, केवल फीलिंग वाले चैप्टर है। आप समझो कि मैं इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूले में नहीं डालूंगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप फटाफट न्यू क्वेश्चन करोगे। ओके, चलिए हम और आगे चलते हैं। आप याद रखिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो यहां पे, उसको आप कॉपी पेन लेके स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा और उसको कॉपी पेन पे नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये चीज आपके पास हमेशा रहेगी और एक बार लिखने के बाद वो और अच्छे से रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बार बार नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीनशॉट खुद से लेते रहना। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कि मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, अब खुल गए हैं, है ना। पहले जीवन बड़ा अच्छा हुआ करता था, मूवीज तो देख ही आते थे। ठीक है, तो कोविड के कारण, है ना, जीवन थोड़ा सा अजीब सा हो गया, घर वालों के सामने रहना पड़ता है। पहले दोस्तों के साथ कभी घूमने निकल जाया करते थे, थोड़ी सी तकलीफें बढ़ गई है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सिनेमा हॉल है, इसमें एंट्री के लिए 5 गेट्स हैं। कितने गेट्स हैं? 5। काय के लिए? एंट्री के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बंदा है छेनू। कौन है? छेनू। छेनू को मूवी देखने जाना है और जाके वापस आना है। ये देखो ये छेनू है, आ गया समझ में? ये छेनू है, इसको मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है और वापस आना है। कहां है? जाना है और आना है। ठीक है, और इसके साथ में एक छेनी भी है। कौन है? ये छेनू है और उसके साथ में एक छेनी भी है। छेनी को लेके जाएगा, ये पिक्चर देखने जाएगा। ठीक है, और दोनों साथ में जाएंगे और साथ में इसको बिल्कुल साथ में लेके जाएगा और साथ में लेके आएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है कि यहां पे एंट्री के लिए 4 गेट्स हैं।
अब आपने देखा होगा, आप पीवीआर वगैरह मूवीज वगैरह देखने गए होंगे थिएटर में, तो वहां पे जिस गेट से आप जाते हो जनरली उस गेट से हम वापस नहीं आते, आने का गेट कोई और होता है। ठीक है, तो ये जो छेनू है अपनी छेनी के साथ जा रहा है और मूवी हॉल में जाने के कितने गेट है? 5 गेट है। और कंडीशन क्या है कि जिस गेट से गया है उस गेट से वापस नहीं आएगा, जिस गेट से जाना है उस गेट से वापस नहीं आना है। आ गया? तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो छेनू और छेनी है ये कितने तरीके से सिनेमा हॉल में जाके और वापस आ सकते हैं? जाके आने के कितने तरीके होंगे? क्वेश्चन आप फिर से एक बार सुन लीजिए। छेनू इसकी छेनी को लेके जा रहा है, सिनेमा हॉल में 5 गेट है, जिस गेट से गया है उससे वापस नहीं आएगा, तो सिनेमा हॉल में जाके आने के कितने तरीके होंगे? आप सोचिए। देखिए यहां पे सिनेमा हॉल में जाने के 5 गेट है, तो जाने के तरीके कितने हो गए? 5 तरीके से वो एंट्री कर सकता है। हां, 5 तरीके से वो एंट्री कर सकता है। चलिए अब वापस आना है। अब जब वापस आया है, मान लीजिए कि उसने इधर से एंट्री की, अब इधर से एंट्री की और ये सिनेमा हॉल में छेनू और छेनी आ गए। अब जब ये रिटर्न जाएंगे तो अब ये गेट इनके लिए नहीं रहा। अब जाने के लिए इनके पास कितने गेट हैं? 1 2 3 4। जाने के लिए कितने गेट हैं? एंट्री के लिए कितने थे? 5। एग्जिट के लिए कितने? 4। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 5 × 4। टोटल तरीके हो गए 20। तो 20 वेज है छेनू अपनी छेनी को लेके सिनेमा हॉल में जा सकता है और वापस आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 20। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम ये प्रिंसिपल लिखते हैं। चलिए 20 5 तरीके जाने के, 5 गेट है एंट्री के। जिधर से एंट्री होगी उधर से एग्जिट नहीं होगा, तो वापस आने के लिए ये गेट बंद हो गया। तो 1 2 3 4, इन 4 में से वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जाके आना है, ये पूरा क्या है? एक उनका टास्क है ना। तो उसके तरीके कितने? जाने के 5, आने के 4, 20। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्लास है, 11th क्लास है, उसके स्टूडेंट बड़े ही खूंखार है और खतरनाक है, जो कि हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। तो एक 11th क्लास है, उसके स्टूडेंट्स बड़े ही खूंखार और खतरनाक है। अब उस क्लास में मान लीजिए 11 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। ठीक है, 11 बॉयज एंड 25 गर्ल्स आर देयर। टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36। 11 बॉयज 25 गर्ल्स, टोटल 36 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स बॉयज सब आ गए। तो स्टूडेंट्स 36 हैं, बॉयज 11, गर्ल्स 25। अब एक टीचर को एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। अ टीचर हैव टू सेलेक्ट अ स्टूडेंट, देन टोटल वेज। अब यहां पे आप समझना कि टीचर को स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ओनली 1 स्टूडेंट। तो टोटल वेज कितने होंगे? तो टोटल वेज 36 होंगे। कैसे? क्योंकि उसको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि गर्ल सेलेक्ट हो रही है या बॉय सेलेक्ट हो रहा है, कोई भी हो स्टूडेंट होना चाहिए। और हमारे पास 11 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं, तो टोटल वेज कितने हो गए? 11 + 25। सिंपली
हम बोल सकते हैं 36 वेज। ओके, इसीलिए मैंने इस बात पे जोर दिया था कि टोटल स्टूडेंट 36, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करना है तो उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36। ओके, 36 वेज हो गए। अब यहां पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि इन हाउ मेनी वेज टू स्टूडेंट्स, a boy and a girl can be selected by teacher। आपको यह बताना है कि कितने तरीके हैं जिससे टीचर इस बार 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, और 2 स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? अ बॉय एंड अ गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से सोचेंगे? देखिए, 2 स्टूडेंट लेना है। अब 2 स्टूडेंट लेना है, उसमें से एक बॉय और एक गर्ल होना ही चाहिए। पहले तो क्या था कि स्टूडेंट एक लेना था, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तरीके थे 36। इस बार 2 स्टूडेंट लेना है, एक यहां से और एक यहां से। आप देखिए कि बॉय को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज हो गए? 11। और एक गर्ल को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज हो गए? 25। अब आप देखिए कितने तरीके हो गए? 275। टीचर के पास 275 वेज हो गए कि वो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, एक बॉय और एक गर्ल। तो यहां पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जैसे मान लो कि उस क्लास में एक बॉय है टॉम। अब उस टॉम को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो अब उस टॉम के करस्पॉन्डिंग यहां पे गर्ल्स कितनी हो गई? 25। तो आप समझो कि एक टॉम के साथ में मैं 25 में से किसी भी एक गर्ल को सिलेक्ट कर सकता हूं, तो हर बॉय के करस्पॉन्डिंग 25 गर्ल्स है। तो टोटल कितने बॉयज हैं? 11। तो आंसर कितना हो गया? 11 इंटू 25। तो सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन से आंसर दे सकते हो। अब मैंने इतने आपको एग्जांपल्स दिए, अल्टीमेटली मैंने आपको 2 प्रिंसिपल सिखाए, और ज्यादातर एग्जाम्पल जो रहे वो मल्टीप्लीकेशन के रहे। हमने 2 प्रिंसिपल सीख लिए। एक सीखा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या सीखा? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दूसरा हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या सीखे? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और दूसरा कौन सा सीखा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 2 प्रिंसिपल हमने सीखे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए, अब मैं आपको फॉर्मुलेट करवाता हूं दोनों प्रिंसिपल। अब आप खुद ही फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। जैसे यहां पे आप देखिए कि हमने एडिशन क्यों लगाया? एक इवेंट है, उसको हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। अब एक प्रोसेस से मैं उस इवेंट को एम तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। इवेंट परफॉर्म करना मतलब आप इस एग्जांपल से ये समझिए कि स्टूडेंट सेलेक्ट करना, ये इवेंट हो गया। हमको ये परफॉर्म करना है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमारा इवेंट क्या हो गया? स्टूडेंट सेलेक्ट करना, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने की 2 प्रोसेस है। प्रोसेस 1 बॉय सिलेक्ट करना, प्रोसेस 2 गर्ल सिलेक्ट करना। तो ये इवेंट कितनी प्रोसेस से परफॉर्म हो सकता है? 2 प्रोसेस, एक बॉय सिलेक्ट करना और दूसरी प्रोसेस गर्ल सिलेक्ट करना, ठीक है। तो एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन, याद रखिए, एम वेज थ्रू प्रोसेस 1। एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज। एम वेज किसके थ्रू? प्रोसेस 1।
प्रोसेस 1 मतलब बॉय सिलेक्ट करना, एन वेज किससे, प्रोसेस 2 उस इवेंट को एन वे से कर सकता हूं अगर प्रोसेस 2 अप्लाई करूं, अगर गर्ल सिलेक्ट करूं। इवेंट क्या है, स्टूडेंट सिलेक्ट करना। प्रोसेस कितनी होगी, 2, अ बॉय एंड अ गर्ल, आप कुछ भी सिलेक्ट करो चलेगा। तो इवेंट हो गया सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, प्रोसेस हो गई 2, एक हो गया बॉय एक हो गया गर्ल, इवेंट हो गया कोई भी, प्रोसेस 1 एम वेज, प्रोसेस 2 एन वेज। मतलब उस इवेंट को प्रोसेस 1 से करता हूं तो तरीके कितने हो गए, एम, प्रोसेस 2 से करता हूं तरीके हो गए एन। ओके, तो अब अगर मेरे को इवेंट परफॉर्म करना है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से हो, फर्स्ट से हो या सेकंड से हो, तो टोटल तरीके हो गए एम प्लस एन। इवेंट होना चाहिए, मैं प्रोसेस पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, स्टूडेंट सिलेक्ट होना चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो इसलिए क्या यूज किया, एडिशन प्रिंसिपल, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहली प्रोसेस से बॉय सिलेक्ट हो रहे, दूसरी प्रोसेस गर्ल सिलेक्ट होना, मेरे को स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। ओके, तो किसी भी प्रोसेस से हो चलेगा, मेरा काम हो रहा है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए m प्लस n वेज। तो an event can be performed in m ways through process 1 and in n ways through process 2. Then the total number of ways through which the event can be performed will be m plus n ways. Okay, then total number of ways through which event can be performed will be m plus n ways. आ गया, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से परफॉर्म करो। अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, इसके लिए आप इस एग्जांपल को समझना। इवेंट सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, अब प्रोसेस 1 सिलेक्शन ऑफ बॉय, प्रोसेस 2 सिलेक्शन ऑफ गर्ल। हमको एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, नहीं 2 करना है, ठीक है। अब बॉय भी करना है और गर्ल भी करना है, तो आपका जो इवेंट है दोनों प्रोसेस से परफॉर्म होना चाहिए एक साथ। पहले क्या था कि इवेंट परफॉर्म होना चाहिए चाहे प्रोसेस 1 से हो चाहे प्रोसेस 2 से हो, इसलिए हमने एडिशन कर दिया। इस बार इवेंट परफॉर्म भी होना चाहिए और दोनों प्रोसेस से साइमल्टेनियसली एक साथ परफॉर्म होना चाहिए। अब गर्ल सिलेक्ट करना एक प्रोसेस हो गई, बॉय सिलेक्ट करना एक प्रोसेस हो गई, और दोनों प्रोसेस साथ में करना है, मतलब गर्ल और बॉय दोनों सिलेक्ट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m into n ways. An event can be performed in m ways through process 1, in n ways through process 2. Then total number of ways through which the event can be performed simultaneously from process 1 and process 2, या simultaneously through process 1 and process 2 will be m into n. ओके, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। ये 2 एग्जांपल और यहां मैंने इसको फॉर्मुलेट कर दिया। ओके, सो एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड in m ways through process 1 and in n ways through process 2. Then total through which event can be performed
फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू प्रोसेस विल बी m प्लस n। मतलब दोनों में से किसी भी एक से हमको करना है तो टोटल वेज होगा m प्लस n। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड, देखो ये पूरी लाइन यहां तक होगी, ये जो पूरा ब्लॉक है, कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways through process 1, n ways through process 2। ओके, ये यहां तक, ये जो पूरा ब्लॉक बना रहा हूं मैं, ये ब्लॉक पूरा एज इट इज यहां भी यूज होगा। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक एज इट इज यहां भी यूज होगा, तो मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस मैं नीचे इसके आगे वाली जो कहानी है, जो काम की बात है, वो लिख रहा हूं। आप जब कॉपी में नोट करेंगे तो ये ऐसा कैसे ही नोट करोगे यहां पे। ओके, अब इसके बाद यहां पे एनी वन ऑफ द टू प्रोसेस था, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइमल्टेनियसली फ्रॉम, साइमल्टेनियसली थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 विल बी m इंटू n। ओके, कितने तरीके हो गए, m इंटू n। अब यहां पे कुछ टेक्निकल चीजें भी होती है, कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, एकदम समझाऊंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आई थिंक बहुत अच्छे से सीख लिया है, आप बेसिक प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और दूसरी चीजें, कुछ चीजें इसमें कॉमन सेंस वाली है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कॉमन सेंस हमेशा याद रखना, बिल्कुल चलना चाहिए पैरेलली। ठीक है, चलिए हम आगे के प्रॉब्लम्स करते हैं। और यहां से ये दो प्रिंसिपल आप याद रखिएगा, इसमें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, वो मैं आपको प्रॉब्लम के साथ, टाइम के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। जब ये मैं लेक्चर सारे एंड कर दूंगा, आप पीएनसी के प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। आपको उसकी लैंग्वेज केवल समझनी है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा, डैम श्योर। बस आप रेगुलर रहिएगा लेक्चर में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे के प्रॉब्लम्स देखते हैं, आइए।